हम क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको पहले ये बता दूं। एक एएमसी है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी, जिन्होंने अपनी 6 डेट्स की, जो डेट कैटेगरी की स्कीम्स है, उसमें 6 स्कीम्स को बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया। और कल रात में ये खबर आई है। क्यों किया गया है ऐसा? क्या होगा उन सारे निवेशक का, रिटेल निवेशक जैसे आप और मैं, जो इस तरह के जिन्होंने फ्रैंकलिन की इन 6 स्कीम्स, मैं नाम बता दूं आपको: क्रेडिट रिस्क, डायनामिक अक्रूवल, लो ड्यूरेशन, इनकम अपॉर्चुनिटीज, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड और शॉर्ट टर्म इनकम, ये 6 स्कीम्स को बंद कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे, आज कीर्तन शाह से, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है, कितना सेफ है डेट फंड में पैसे रखना। क्योंकि आज तक हमारे मन में ये रहता था कि डेट फंड एक कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट विकल्प है, जहां पर हम पैसे डाल सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इस तरह की हरकत, इस तरह की घटना हमारे सामने आई है? सबसे पहले जो ये वाइंड अप करने का फैसला, या जो एक नोटिस आ गया फ्रैंकलिन की तरफ से, वाइंड अप करने का मतलब क्या है? ये एकदम बंद हो गई है सारी स्कीम्स? तो स्वाति, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। आइडियली हम्म। होता ये है, इससे शायद काफी इन्वेस्टर्स को वाइटल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अ, सी स्वाति, होता ये है कि ये जो फंड्स में है ना, डेट में, जैसे आपने बताया कि लोग एक कैपिटल प्रोटेक्शन के एंगल से पैसा निवेश करते हैं। तो लेट्स से फॉर हम्म। एग्जांपल, आपने या मैंने या बड़ी बड़ी कंपनीज ने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हम्म। फंड में पैसा लगाया होगा कि मुझे थोड़े दिनों के लिए नहीं चाहिए, तो उसे पैसा कन्वीनियंटली पार्क कर देता हूँ। अब होता हम्म। ये कि आपने पार्क कर दिया पैसा, पर सडनली ये हम्म। कोविड-19 की वजह से हर किसी को लिक्विडिटी इशू हो रहे हैं। यानी आपको, हम्म। मुझे हो रहे, बड़ी बड़ी कंपनीज को हो रहे। तो अब आप हम्म। और मैं फ्रैंकलिन को बोलेंगे कि पैसा विड्रॉ करना है, मुझे पैसा विड्रॉ करने दीजिए। अब हम्म। देखिए, पैसा विड्रॉ करने के लिए फ्रैंकलिन के पास 3 ही ऑप्शन है। तो फ्रैंकलिन हम्म। को पैसा कहाँ से आता है? या तो नया पैसा आएगा किसी इन्वेस्टर का, तो वो आपको हम्म। एज विड्रॉवल दे सकते हैं। या अगर हम्म। कोई एक डेट फंड, डेट जिसमें फंड ने निवेश किया हुआ है वो मच्योर हो रहा है, या हम्म। उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आपको एज रिडम्पशन दे सकते हैं। हम्म। या हम्म। अल्टीमेटली उनको जाके मार्केट में डेट बेचना पड़ेगा मैच्योरिटी के पहले, तो पैसा मिलेगा रिडम्पशन के लिए। इन 3 के अलावा कोई चौथा विकल्प ही नहीं है फंड के पास आपको पैसा देने के लिए। एब्सोल्युटली। अब सडनली कोविड-19 की वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों को रिडम्पशन चाहिए, और हम्म। सामने फंड में नया पैसा आना बंद हो गया। हम्म। तो अब अगर नया पैसा आना बंद हो गया है, तो फंड के पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। या तो हम्म। इंटरेस्ट और मैच्योरिटी का पैसा आपको दे दे, या फिर हम्म। मार्केट में बेचना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट और मैच्योरिटी का पैसा, जब क्लाइंट को पैसा रिडम्पशन चाहिए तभी मैच्योर हो रहा है। तो अगर हम्म। आपको तो रिडम्पशन चाहिए, तो मुझे मार्केट में जाके डेट बेचना पड़ेगा आपको रिडम्पशन देने के लिए। हम्म। अब फ्रैंकलिन ये बोल रहा है, जो किसी हद तक सही है, कि अगर हम्म। मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूं ये डेट, क्योंकि आपको रिडम्पशन हम्म। चाहिए, तो मुझे 100 रुपए के पेपर का मान लीजिए 80 रुपया मिल रहा है, या 60 रुपया मिल रहा है, या 70 रुपया मिल रहा है। हम्म। तो अगर मैं आज ही आपके रिडम्पशन के लिए डेट बेचूंगा, तो कम हम्म। से कम 30 या 40% का वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ना कि हम्म। सिर्फ आपके लिए, पर जो निवेशक फंड में बने हुए हैं उनके लिए है। हम्म। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा, प्रीएम्प्ट कर रहा हूं सॉरी, पर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, या इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन ये हो सकता है, कि ये सिर्फ रैंकलिन के साथ क्यों हो रहा है, बिरला के मैं साथ क्यों आऊंगी नहीं हो रहा? मैं आऊंगी मैं आऊंगी मैं आऊंगी वहां पर। इसलिए मैंने सवाल कहाँ से शुरुआत इसलिए करी थी कि मैं, क्यों हुआ, फ्रैंकलिन ने क्यों किया है ये, मैं इस पे आती बाद में। लेकिन मैं एक निवेशक के अगर एंगल से आती हूँ, उसके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? वाइंड अप सो टू मतलब क्या? कंप्लीट, हाँ, बंद एकदम? हाँ, ना तो टू खरीद सकते हैं ना कंप्लीट, बेच सकते हैं? हाँ, तो टू कंप्लीट दिस, तो फ्रैंकलिन ये बोल रहा है कि अगर आप मुझे रिडम्पशन भेजते रहेंगे और मेरे पास नया पैसा नहीं आ रहा है, तो मुझे हम्म। मार्केट में डेट बेचने जाना पड़ेगा। डेट बेचने हम्म। जा रहा हूं तो मुझे 30-40% कम मिल रहा है। तो जो हम्म। रीडिंग कर रहा है उसको भी लॉस हो रहा है, जो फंड में बना रहेगा उसको भी लॉस हो रहा है। तो हम्म। ये ना हो, इसलिए मैं फंड बंद कर रहा हूं। ना मैं रिडम्पशन दूंगा,
ना मैं नया पैसा लूंगा फंड में, और ये फंड आज के बाद बंद है, और मैं धीरे 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 करके हम्म। जितना भी पैसा मेरे पास आते जाएगा वो पैसा आपको हम्म। रिटर्न कर दूंगा। तो ये ओके। स्कीम्स आज के बाद खुलने नहीं वाली, ये स्कीम्स बंद हो चुकी बंद हो गई। पहले ऐसा हुआ है कि जब भी कोई किसी फंड का, किसी स्कीम का जो एयूएम है, अगर वो कम हो जाता था या किसी भी वजह से अगर कुछ दिक्कत है, तो मर्ज कर दिया जाता था है। करेक्ट, फंड स्कीम्स एब्सोल्युटली, को। एब्सोल्युटली, बंद कभी भी नहीं हुआ है आज तक म्यूचुअल फंड करेक्ट, के इतिहास में, अगर हम देखें करेक्ट। तो इस बार मर्ज करने का फैसला क्यों नहीं? मर्ज करने पे कोई दिक्कत आती? सी आइडियली प्रॉब्लम ये है ना कि अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जैसे हम्म। फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन करके एक फंड है, हम्म। जिसमें उन्होंने तकरीबन, मैं 8 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी 24 से 25% मार्केट से पैसा उठा लिया था रिडम्पशंस देने के लिए। अच्छा। ठीक है। हम्म। अब दिक्कत ये होती है कि अगर सिर्फ वो एक स्कीम वो बंद करेंगे तो हम्म। लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला है, कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है कि प्रॉब्लम सिर्फ उसी एक स्कीम में है। वो तो फ्रैंकलिन की हर स्कीम जाके बेचने लगेंगे। जी। तो इन्होंने प्रीएम्प्टिवली, सामने से उनको पता है कि ये 6 स्कीम्स में प्रॉब्लम है, और मैं बंद करूं या ना करूं, लोग ये 6 स्कीम्स में अगर रिडम्पशन लाएंगे तो प्रॉब्लम होने ही वाली है, तो उन्होंने सामने ओके। से ही बंद कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बंद कर दिया है, एक रिटेल निवेशक अब ना पैसे डाल सकता है, ना रिडेम्पशन के लिए फॉर्म जमा कर सकता है, फॉर्म या कोई स्वाति, स्टेप ले सकता है? स्वाति, एक मिनट दीजिएगा। वॉल्यूम, मुझे कॉल आ रहा था तो वॉल्यूम पता नहीं क्यों बंद हो गया है। चलिए बढ़िया। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, तो अब एक कोई निवेशक जो है वो पैसे भी नहीं निकाल सकता है, करेक्ट। तो पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कितने चांसेस है मिलने के, और प्रोसीजर क्या होगा? दोनों चीजें। ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब फंड क्या करेगा। अब हम्म। फंड बोल रहा है कि मैं आपको रिडम्पशंस नहीं दूंगा, यानी हम्म। फंड के ऊपर रिडम्पशन प्रेशर कुछ भी नहीं है। यानी हम्म। फंड को कंपल्शन नहीं है कि उसको मार्केट में जाके 30% नीचे या 20% नीचे या 40% नीचे डेट बेचना है। तो अब हम्म। फंड पैसा रिटर्न कैसे करेगा? फंड क्या हम्म। करेगा? फंड को हर महीना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा जहां जिनको लोन दिया हुआ है, प्लस हर महीना कुछ ना कुछ मैच्योरिटीज आएंगी। यानी जैसे हम्म। फ्रैंकलिन, मान लीजिए 60 कंपनीज को पैसा दिया है, तो 60 हम्म। कंपनीज में से 5 कंपनी एक महीने में मच्योर हो जाएगी, दूसरी 5 कंपनीज दूसरे महीने में मच्योर हो जाएगी। तो अब फ्रैंकलिन क्या करेगा? जितना भी इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा महीने के एंड में, और हम्म। जितनी भी मैच्योरिटीज हो जाएगी महीने के एंड में, उसको इकट्ठा करके हम्म। सबसे पहले सबसे हम्म। पहले उन्होंने जो सीबीएलओ, ट्रैप और बैंक फैसिलिटीज ली हुई है पुरानी रिडम्पशंस पे करने के हम्म। लिए, उन्हें हम्म। पैसा वापस करेंगे। सॉरी, ये जी। थोड़ा सा टेक्निकल है, पर नहीं नहीं, समझ। हम्म। जैसे मैं समझा जी। रहा था कि उन्होंने पहले रिडम्पशंस भरने के लिए मार्केट से लोन उठाया था, तो जी। पहले वो लोन चुका देंगे, और जितना भी हम्म। पैसा बचेगा वो पैसा हम्म। वो वापस कर देंगे निवेशक को हर महीना। तो हर अच्छा, महीना और एक सॉरी, क्या यहाँ पे मैं आपसे बीच बीच में सवाल पूछती जाऊंगी। तो पहले उन्होंने जो जो पैसा उठाया हुआ है बाजार से, वो पहले वापस करेंगे, और फिर करेक्ट, जो उसके बाद निवेशक का नंबर आएगा उसके तब करेक्ट, करेंगे। और कितने करेक्ट। पैसे उन्होंने उठाए हुए हैं बाजार से, उसका आइडिया है अभी? वो नंबर है? तकरीबन 5,000 करोड़, तकरीबन 5,000 करोड़। ओके, तो तो उनकी 5,000 करोड़ आप वहां देंगे, उसके बाद हमारा नंबर आएगा हम निवेशकों का। तो ओके। तकरीबन ऑलराइट। हम्म। ये 6 स्कीम्स में 27-28 हजार करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है। राइट। हम्म। उन सब, यानी वाइंड अप करेंगे तो उनको 27-28 हजार करोड़ आने चाहिए टेक्निकली। उसमें से हम्म। 5,000 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी मार्केट से उठाए हुए रिडम्पशंस पहले देने के लिए, तो जी। पहले वो पैसा दिया जाएगा और फिर बाकी का पैसा दिया जाएगा हम्म। निवेशक को। तो मेरा मानना ये है कि इमीडिएटली एक महीने में, तो लेट्स हम्म। से ये अप्रैल में स्कीम वाइंड ऑफ की, तो मई में हम्म। निवेशक को पैसा नहीं मिलेगा शायद, माई बेस्ट गैस, क्योंकि वो हम्म। पहले बैंक फैसिलिटीज और बाकी सब पैसा वापस करेंगे। पर हम्म। जून महीने से निवेशकों को पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा, ये हम्म। मेरा।
ओके, तो जून महीने से निवेशक उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें पैसे वापस मिलने शुरू हो जाएंगे। एनएडी क्या मिलेगी? ओके, गुड क्वेश्चन। तो अब एनएवी वो लोग जितना पैसा इंटरेस्ट का, जितना पैसा मैच्योरिटी का, और अगर वो इस दौरान कुछ डेट बेच पाए हैं या बेच पाएंगे, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके एनएवी रोज पब्लिश करेंगे। अच्छा। तो ओके, तो अभी मान लीजिए कि किसी एक फंड में लो ड्यूरेशन का एनएवी 20.71 चल रहा था, तो ये उससे ज्यादा या कम हो सकता है? चांसेस क्या होते हैं, ये ज्यादा होगा या कम होगा? सी आइडियली अब मैं एनएवी के रिस्पेक्ट से आंसर नहीं करता हूं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। अब देखिए, 100 रुपए आपके पास है, आपने 100 रुपए मान लीजिए इन टोटल फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड को दिए है। फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन 100 रुपए को 10 कंपनीज में 10-10 रुपया करके बांट दिया है। ठीक है। अब किसी को 30 दिन का लोन दिया, किसी को 60 दिन का लोन दिया, किसी को एक 80 का लोन दिया है, और किसी को 360 का लोन दिया है। ठीक है, सॉरी। तो अब ये सब मैच्योरिटीज एक साथ नहीं आने वाली है। जी। करेक्ट। तो अब फंड ये करेगा कि जैसे उसको फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट और 30 दिन वालों मैच्योरिटी का पैसा आएगा, वो निवेशक को वापस कर देगा और उतना पैसा एनएवी में एडजस्ट करेगा। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऑलराइट। तो वो ओके, कोई बात, सॉरी, सीरियस डिस्कशन है, लेकिन जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे सीरियस रहना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने अभी कहीं पढ़ा है ये कि जब भी ऐसा कोई वाइंडिंग अप प्रोसीजर होता है, हालांकि पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के तहत वाइंडिंग अप प्रोसीजर को अप्रूव करने के लिए यूनिट होल्डर्स की मीटिंग करनी होती है, और प्रोसीजर नीड्स टू बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो अभी ये हो नहीं पाएगा, और ये करेंगे, और ये अगर अप्रूव नहीं हो पाया, ये पास नहीं हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी स्वाति, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है जो फ्रैंकलिन ने किया है वो बराबर किया है। क्योंकि आप भी समझिए, रिडम्पशंस के लिए उन्हें मार्केट में जाकर बेचना पड़ेगा, और मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं है, तो वो बेच ही नहीं पाएंगे, और क्योंकि वो बेच नहीं पाएंगे, राइट, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि वो रिडम्पशंस नहीं दे पाएंगे, राइट। तो ये उन्होंने जो किया है वो परफेक्ट है, पर अगर फॉर सम रीजन यूनिट होल्डर्स की अप्रूवल नहीं आती है और ये प्रोसीड नहीं होता है, जी, तो लेकिन क्यों मुझे लग रहा है कि एक इन्वेस्टर क्यों पैनिक कर रहा है? अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें से किसी 6 फंड में से किसी फंड में पैसे रखे होंगे एफटीसी के लिए, फॉर दैट मैटर, करेक्ट, हाँ, मैंने शायद इनमें से किसी फंड में, भले मेरी गलती है, मैंने बिना पढ़े समझे मैंने किसी में पैसे डाल दिए थे एसडब्ल्यूपी के लिए, तो अब मैं क्या करूं? मेरा तो गुस्सा जायज है ना फिर यहाँ पे। एब्सोल्युटली। सो आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। आप जब ये स्कीम खरीद रहे थे तब आपको बोला गया था कि आपको T+2 T+3 में लिक्विडिटी मिल जाएगा, और अब फंड बोल रहा है कि मैं आपको रिडम्पशन नहीं दूंगा, राइट, और रिडम्पशन में आपको पार्ट्स में हर महीने दूंगा, 6 महीना 12 महीने में पूरा पैसा लौटा दूंगा। ये आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर मैं आपको थोड़ा से टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ये भी देना चाहूंगा कि प्लीज ये और एक चीज समझिए कि अगर इन्होंने स्कीम बंद नहीं की होती और रिडम्पशन प्रेशर्स इसी तरीके से कंटिन्यू होते, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आपको 30% 40% पैसा ही वापस नहीं मिलता, क्योंकि फंड को तो कंपल्सरीली जिस प्राइस पे फंड बेचने मिल रहा है उस प्राइस पे डेट बेचकर आपको पैसा वापस देना पड़ता। तो फंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि जो प्राइस मिल रहा है उस प्राइस में बेचकर आपको पैसा लौटा है, तो उसमें आपका कैपिटल बहुत हद तक गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के फेवर में डिसीजन है। ऑफ कोर्स
आपका गुस्सा जायज है कि आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी इमीडिएटली, पर nothing- बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं कीर्तन, आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। Absolutely. अच्छा एक बात बताएं, मैं वहां पे वापस आती हूँ, लेकिन ये बताएं कि सिर्फ 6 स्कीम्स में ही इतना रिडेम्पशन प्रेशर क्यों आया था? हालांकि इनके डेट पोर्टफोलियो में देखिए तो कम से कम 14 स्कीम्स है। Correct. तो ये 6 स्कीम्स ऐसा क्या खास करती हैं कि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा प्रेशर आया और इन्हीं को बंद करने की जरूरत पड़ी? ओके, सुपर क्वेश्चन। अगेन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, पर मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ठीक है। देखिए, सेबी ने 16 स्कीम्स डेट में अलग अलग कैटेगराइजेशन की हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो सेबी ने क्या किया है, सेबी ने ये कोशिश की है कि रिस्क अच्छे से डिफाइन हो जाए, कि अगर जी। आप लिक्विड फंड में पैसा लगा रहे तो आपको किसी हद तक पता है कि मेरा पैसा काफी हद तक सेफ है। पर अगर मैं क्रेडिट रिस्क फंड में पैसा लगा रहा हूं तो क्रेडिट रिस्क फंड बना ही ऐसा है कि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट? तो हर फंड हाउस टेक्निकली ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा सेबी का मानना है, और इसीलिए कैटेगराइजेशन की हुई है। पर अगर आप देखेंगे ना, फ्रैंकलिन मार्केट में पॉपुलर है कि इररिस्पेक्टिव स्कीम का नाम कुछ भी हो, उनके फंड्स में क्रेडिट रिस्क होता ही है। इसे तो आप ये गलत नहीं है अगर फंड मतलब नाम कुछ भी हो, क्योंकि सब नाम के साथ तो प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है सेबी ने मैंडेट की इसमें क्या होना है। सेबी ने डेफिनेशन क्या दी हुई है? सेबी ने डेफिनेशन की अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आपका ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन का मतलब मैच्योरिटी नहीं होता है, पर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। मान लीजिए मैच्योरिटी, तो आपका मैच्योरिटी 3 से 6 महीने के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप किसी को 91 डेज के लिए पेपर देंगे, इन्वेस्टमेंट या लोन देंगे, और किसी को लेट्स से 1 साल के लिए देंगे, तो आपका तकरीबन एवरेज 180 दिन आ जाएंगे, विच इज 6 महीना। पर सेबी ये नहीं बोलता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में कि आप AA- क्रेडिट रेटिंग या A+ क्रेडिट रेटिंग वाले कंपनीज को पैसा नहीं दे सकते। उनका डेफिनेशन आप कितने समय के लिए पैसा दे सकते हो, सिर्फ उतना है, राइट? और फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है 3 to 6 मंथ्स के बीच का ड्यूरेशन। क्रेडिट डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। तो अब जो टेक्निकली साउंड और अच्छी एएमसीज है, वो क्रेडिट का ध्यान रख रही है, राइट? फ्रैंकलिन पहले से ही क्रेडिट रिस्क लेता है, ये लोगों को पता है, राइट? और वो वैसे ही मैनेज करता है। तो इनकी ये जो 6 स्कीम्स है, ये सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क लेती है, इसीलिए इन फंड्स में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है, क्योंकि लोगों को रिडम्पशंस चाहिए, रिडम्पशन के फ्रैंकलिन को बेचने जाना पड़ेगा, और इन 6 फंड्स में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क है, इसीलिए इनको प्राइसिंग अच्छी नहीं मिल रही है मार्केट से। जी जी, इसीलिए इनको ये 6 स्कीम्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर फ्रैंकलिन सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क लेता है और लेता आया है, तो क्या इसके जो बाकी डेट स्कीम्स हैं उसमें एक निवेशक अगर अभी निवेशित है तो उसे बने रहना चाहिए, या फिर उसका एंटेना आप खड़ा हो जाना चाहिए और बोले कि भाई साहब इससे बच के रहो? सी टेक्निकली अगर आप मुझे पूछेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन लिक्विड में क्या होगा, तो अभी फ्रैंकलिन लिक्विड में देखिए डेफिनेशन सेबी का सिंपल है कि आप 91 डेज से ज्यादा के लिए पैसा नहीं दे सकते, राइट? अब 91 डेज के लिए ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, और अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो जनरल बेसिस पे किसी भी स्कीम का A1+ क्रेडिट रेटिंग में ही पैसा लगा होता है, जो सबसे हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है, राइट? तो अगर आप मुझे थियोरेटिकली पूछेंगे कि फ्रैंकलिन लिक्विड में प्रॉब्लम होगा, देन मेरा थियोरेटिकल आंसर ना है, पर प्रैक्टिकली अब समझने की ये जरूरत है, निवेशक इस समय पर लॉजिक यूज नहीं कर रहा, जहां पर फ्रैंकलिन नाम दिख रहा है वो भागकर रिडम्पशन दे रहा है। आपको और मुझे समझने की ये जरूरत है कि अगर वापस इन फंड्स में भी उतना ही ज्यादा रिडम्पशन आता है, तो क्या फ्रैंकलिन उसे मैनेज कर पाएगा? अब इसका आंसर थोड़ा सा आज अनक्लियर है, राइट? और थोड़ा सा रिस्की इसलिए है क्योंकि हमें जस्ट एक्सपीरियंस ये हुआ है कि वो शायद दूसरी स्कीम्स में नहीं कर पाए, तो इसमें कर पाएगा कि नहीं। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है और आपको जेन्युइन एडवाइस देनी है,
मेरा जी। मानना है आपको क्यों रिस्क लेना है, निकल जाइए। निकल जाएगी। वेरी गुड एडवाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। एक चीज और, अब ये जो कैटेगरी में जहां पर इन्होंने बंद की है, जिससे वाइंड अप किया है, ये अब जैसे आपने कहा कि एक निवेशक जो है वो लॉजिक अभी नहीं लगाएगा, वो इमोशनली सोचेगा इस करेक्ट, वक्त। करेक्ट, अब बाकी एएमसी में भी इन कैटेगरी में रिडेम्पशन प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। तो एब्सोल्युटली। क्या एक निवेशक क्या करे इस वक्त, ये इस कैटेगरी से ही दूर रहे? हाउ शुड ही लुक, मतलब अभी इसका नजरिया होना क्या चाहिए? अगेन, जैसे मुझे डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहना नहीं है, तो मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आंसर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें अंतर ये समझना है कि दूसरे एएमसी और फ्रैंकलिन में अंतर क्या है। सो दूसरे एएमसी और फ्रैंकलिन में बहुत बहुत बड़ा अंतर है क्रेडिट रिस्क का। तो अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड फ्रैंकलिन का और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड किसी और एक एएमसी का देख ले, तो उनमें क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा अंतर है। तो अच्छा। जब आप फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रिडम्पशन डालते हैं और फ्रैंकलिन को आपको पैसा देना है, तो उसे मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग कमजोर है, और कमजोर क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स को रिडीम करना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल होता और है। अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आप, मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर आप एक एचडीएफसी, एक आईसीआईसीआई, आईडीएफसी वाले फंड्स ले ले, उनकी क्रेडिट रेटिंग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में फ्रैंकलिन से काफी सुपीरियर है, तो उनको रिडीम करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। प्लस पॉइंट नंबर 2, क्या होता है इन सब फंड्स में सेबी अलाउ करता है कि उनको 20% तक, यानी फंड के AUM का 20% तक मार्केट से उधार लेकर रिडम्पशन अलाउड है। अब दूसरा प्रॉब्लम फ्रैंकलिन में ये था कि वो ऑलरेडी वो 20% मार्क के एकदम नजदीक पहुंच गया था, राइट? मैंने ये सवाल किया क्या आपसे कि सिर्फ फ्रैंकलिन में ही ये प्रेशर क्यों आया, रिडेम्पशन प्रेशर, बाकी जगह क्यों नहीं आया है? यहाँ पर ये सवाल बनता है, राइट? हाँ। तो उसका आंसर भी यही है कि उनके क्रेडिट, उन्होंने जहां पैसा लगाया हुआ है, उनकी क्रेडिट इतनी कमजोर है कि जो स्मार्ट मनी है, जिनको पता है कि ये कमजोर वाले पेपर्स में पैसा डाल रहे हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं, पर वो निकल रहे हैं तो फ्रैंकलिन को उसकी प्राइसिंग नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पेपर्स कमजोर है क्रेडिट में। पर अगर आप इसी सेम दौरान लेट्स से कोटक देख लीजिए, तो कोटक का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के क्रेडिट बहुत सुपीरियर है फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से। तो अगर आप कोटक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में रिडम्पशन डालने की कोशिश करेंगे, तो कोटक के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वो मार्केट से जाकर 20% तक पैसा उधार ले सकता है आपको रिडम्पशन देने के लिए। जी। तो कोटक ऑलमोस्ट 0 रिडम्पशन या 0 उधार पे है आज, मार्केट से उन्होंने कुछ उधार ही नहीं लिया है। तो कोटक के पास तो फंड AUM का 20% का ऑप्शन है मार्केट से उधार लेकर आपको पैसा देने के लिए। 20% के बाद कोटक के ऊपर प्रेशर आएगा कि मैं मार्केट में जाऊं और मेरा डेट बेचूं आपको रिडम्पशन देने के लिए। पर वो डेट भी अच्छा है, तो उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होने वाला है पैसा रेस करके आपको रिडम्पशन देने के लिए। पर इस दौरान मार्केट के लोग लॉजिकली नहीं सोचते, राइट? इसलिए ये आपको समझाना इंपॉर्टेंट है कि कोटक में प्रेशर नहीं है फ्रैंकलिन जैसा, राइट? पर लोग इमोशनली सोच रहे, तो कल उठ के 5,000 करोड़ का रिडम्पशन कोटक में आ जाता है, तो कोटक कितना भी अच्छा हो, उनको ये प्रॉब्लम आएगी। पर प्रैक्टिकली अगर आप मुझे पूछे, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। फ्रैंकलिन के अलावा मेजरली किसी भी फंड में मुझे नहीं लगता कोई भी प्रेशर आएगा। डेट फंड्स को हमेशा कम रिस्की माना जाता था, और पिछले 1 साल में जिस तरीके से चीजें पैन आउट हुई है कीर्तन, मुझे लगता है कि इक्विटी फंड, तो हमें पता है कि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है और उसकी चाल समझ में एक मोटा मोटी तौर पर हमें आ जाती है। यहाँ तो क्या खेल चल रहा है, कैसे पैन आउट करेगा? अभी ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन अब हमें देखने को मिलेगा, इसमें कंपनियां डिफॉल्ट करेंगी, और ऐसे में इनके पेपर्स में जिन जिन फंड्स का निवेश होगा वहां पे डिफॉल्ट, मतलब ये पूरा सर्कल, क्या पूरा डेट
फंड कैटेगरी के तरह अगर निवेश के विकल्प के तौर पे ज्यादा रिस्की हो गया है अभी? सो स्वाति, मुझे याद है कि आप और मैं जब हमने एक और शो किया था, मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था। वो जी। स्टेटमेंट वापस यहाँ पर हम्म। निवेशकों के लिए बताना चाहूंगा कि हम्म। जब भी आप डेट फंड सिलेक्ट करें, डेट फंड में आप कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं, ना कि अल्फा जनरेट करने के लिए आ रहे हैं। इसी इंटेंशन से आइए। आपको अल्फा चाहिए, आप इक्विटी फंड्स में जाइए। आप अगर डेट फंड में आ रहे हैं तो आप कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए आइए। ये आपका बेसिक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी एक ऐसे फंड में निवेश नहीं करेंगे जहां पर रिस्क है। अब आप पूछेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा रिस्क है? तो पॉइंट नंबर वन, नाम से पता चलेगा। सो लेट्स से नाम में ही लिखा है क्रेडिट रिस्क फंड, यानी मैं उन कंपनीज को पैसा देने वाला हूं जिनकी क्रेडिट्स अच्छी नहीं है। अब इस फंड में निवेश करके कोई मतलब नहीं है। तो आज अगर आप किसी भी कंपनी के क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्टेड है, आपको एएमसी कोई भी कुछ भी अच्छा कम्युनिकेशन भेजने की कोशिश कर रही है, मेरे हिसाब से आपको वहां निवेश नहीं करना चाहिए। इज एज सिंपल एज दैट। अब तो बाकी जो नाम है लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट, जिसमें हम लोग कहते हैं, हाँ जी। अब दूसरा एक फंड है जिसे कहा जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक ऐसा फंड है जिसमें 80% पैसा आपको ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज को देना है। तो अगर आप ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज को दे रहे हो तो आपका रिस्क कम है, राइट। तीसरा है जिसका नाम है बैंकिंग पीएसयू। मतलब आप बैंक्स और पीएसयू कंपनीज को पैसा दे रहे हो, उसमें आपका रिस्क एकदम कम है, क्योंकि बैंक्स और पीएसयूज ज्यादा डिफॉल्ट नहीं करेंगी, राइट। अब ये तीन के अलावा आपको कहीं पर भी ऐसा सुनाई दे कि हम अक्रूवल फंड्स है या हम शॉर्ट टर्म फंड्स है, सिर्फ उन्हीं फंड्स में पैसा लगता है। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट का बेसिक डेफिनेशन है कि वो सामने किसी और को एक दिन के लिए पैसा देता है। यानी मैं आपको आज पैसा दूंगा, कल मैच्योरिटी हो जाएगी, कोई रिस्क नहीं है। ये पूरा अब टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, पर इसमें क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं है। अब लिक्विड फंड में ये होता है कि आपको 91 डेज के लिए पैसा देना है, यानी इसमें क्रेडिट रिस्क हल्का सा है, बहुत ज्यादा नहीं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन और शॉर्ट टर्म, ये तीनों फंड्स में भी बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं और ये केस टू केस डिपेंड करता है, पर इनमें भी क्रेडिट रिस्क और ड्यूरेशन रिस्क हल्का सा कम होता है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा रहेगा, लो ड्यूरेशन में शॉर्ट टर्म से कम रहेगा, अल्ट्रा में लो ड्यूरेशन से कम रहेगा, लिक्विड में अल्ट्रा से कम रहेगा, और अल्ट्रा लिक्विड मनी मार्केट में लिक्विड से कम रहेगा। सो सबसे कम रिस्क है मनी मार्केट ओवरनाइट फंड्स में, उसके बाद लिक्विड फंड्स में, उसके बाद लो ड्यूरेशन में, उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद मनी मार्केट फंड्स में। यानी मनी मार्केट फंड्स आप शॉर्ट टर्म से पहले भी ले सकते हैं जनरली। सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है, रिपीट कर देता हूं। सबसे कम रिस्क ओवरनाइट, या फिर लिक्विड, फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, फिर लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, और फिर शॉर्ट टर्म। तो लो ड्यूरेशन और मनी मार्केट इंटरचेंजेबल है, डिपेंडिंग आप किस कंपनी का स्कीम ले रहे, पर ये स्कीम्स में ही पैसा लगा है, राइट। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा वीडियो हैंग हो गया है, और राइट, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अभी। अब क्लियर है? अभी क्लियर है, ठीक है, चले
अगर कंटिन्यू आपको करें। फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं 10 साल तक निवेश कर सकता हूँ और मैं थोड़ा सा और रिस्क ले सकता हूँ, तो बैंकिंग पीएसयू, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये दो दूसरे फंड्स आप कंसिडर करें। बाकी किसी भी फंड में निवेश करने की कोशिश ना करें। गिल्ट ये फंड मेरा बैंकिंग पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। और गिल्ट फंड जो एक कैटेगरी है उसमें सी गिल्ड फंड में स्वाति एडवांटेज ये है कि आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, पर गिल्ड फंड्स में ड्यूरेशन रिस्क बहुत होता है। तो ड्यूरेशन। कल अगर इंटरेस्ट रेट 1% से ऊपर चला जाएगा तो आपको आपके फंड में 5 से 6% कैपिटल लॉस दिखेगा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है निवेशकों को इंटरेस्ट रेट मूवमेंट नहीं समझेगी, तो उनको नहीं पता कि कब फंड में घुसना है और कब बाहर निकलना है, इसलिए सिंपलिस्टिकली मैं निवेश नहीं करने की सलाह दूंगा। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ठीक है। ये बताएं कि ये इस तरीके का कुछ भी क्या इक्विटी फंड में भी देखने को मिल सकता है कि तो चांसेस कम लगते हैं हालांकि, लेकिन क्या जिस तरीके से चीजें पहली दफा हो रही हैं पिछले 2 महीने में, कई चीजें पहली दफा हुई हैं, क्या ये रिडेम्पशन प्रेशर इक्विटी फंड में अगर देखने को मिले तो कैसे पैन आउट करेगा ये पूरा सिचुएशन? सी आई थिंक स्वाति रिडम्पशन यानी इक्विटी और डेट में बहुत क्लियर बाइफर्केशन है कि अगर कोई डेट में आ रहा है तो वो ये सोच के आ रहा है कि मेरा पैसा सेफ है, डूब नहीं रहा है। इक्विटी अगर आ रहा है तो उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। तो साइकोलॉजिकली रिडम्पशन प्रेशर डेट में एक्सपेक्टेड नहीं होता है और इक्विटी में एक्सपेक्टेड होता है, ये सबसे पहला अंतर है। दूसरा, डेट मार्केट इलिक्विड है, तो अगर आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो और लेट्स से आपको सेबी अलाउ करता है कि आपके फंड एयूएम के 20% ऊपर आप पैसा मार्केट से लोन लेके दे सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद भी फ्रैंकलिन को प्रेशर आ गया, राइट? क्योंकि मार्केट उतना इलिक्विड है। अब इक्विटी मार्केट तो लिक्विड है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बट बहुत क्लियर बाइफर्केशन है डेट और इक्विटी में। तो डेट में मुझे लग रहा है, इक्विटी में मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा सीन नहीं होगा। थोड़ा ओके, और आपने जो कैटेगरी बताई ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म, राइट? ये 5 चीज। करेक्ट। अगर इनमें भी देखना हो कैसे चेक करेंगे? आपने हालांकि कहा कि इनमें रिस्क सबसे कम होगा, लेकिन फ्रैंकलिन का लो ड्यूरेशन भी बंद हुआ है अगर देखें तो क्या चेक करेंगे? किस तरीके से चेक करें कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट में ये फंड पैसे लगा रहे हैं वो सही है, अच्छी रेटिंग वाले हैं, ये इनको चेक करना है। देखिए, अभी जैसे आपको पता है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा अगर हम टेक्निकल नहीं आप प्लीज टेक्निकल थोड़ा तोड़ के। और हाँ, रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपको देखना है कि फंड में A1+ और AAA ये दो क्रेडिट रेटिंग्स, रिपीट कर रहा हूँ, A1+ और AAA ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। अब अगर मुझे आपको फिर भी थोड़ा सा हल्का सा समझाना है तो मनी मार्केट में जिसमें सीपी, सीडी ये तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनमें A1+ सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। ओके। और जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें AAA सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग है। तो अगर आपको फंड में A1+ और AAA सबसे ज्यादा दिख रहे हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि इस फंड की क्रेडिट रेटिंग काफी बेहतर होगी। तो मोटा मोटी तौर पे हमने हर चीज को कवर कर लिया